जो रदरफोर्ड का मॉडल जे थॉमसन की थ्योरी के बाद दिया गया था और तब तक एटम के अंदर ये पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और एटम के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, एटम के स्ट्रक्चर को पिक्चराइज करने के लिए, एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए रदरफोर्ड ने एक सॉलिड एक्सपेरिमेंट किया था। द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस गोज टू रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी में न्यूक्लियस के बारे में बताया। रदरफोर्ड के पहले किसी ने भी इतना सॉलिड एक्सपेरिमेंट नहीं किया था कि एटम के अंदर जो मैसिव रीजन होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए अल्फ़ा पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया था। अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम न्यूक्लियाई, जिसमें 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि हीलियम न्यूक्लियस है और उसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस। अल्फ़ा पार्टिकल्स बच्चों हीलियम के एटम में से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये बन जाएंगे अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये बन जाएंगे हीलियम के डाइपॉजिटिव आयन, इनको हम बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में अल्फ़ा पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया था और इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को इन्होंने हाई स्पीड से गोल्ड फॉइल पर गिराया और गोल्ड फॉइल को इन्होंने वैक्यूम के अंदर रखा था। तो इस प्रकार का कुछ सेटअप था। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चों कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में थिन गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल क्यों किया था। थिन गोल्ड फॉइल बच्चों इसीलिए इस्तेमाल किया था उन्होंने क्योंकि रदरफोर्ड ने अपने अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में अल्फ़ा पार्टिकल्स को हाई स्पीड से गोल्ड फॉइल पर गिराया, थिन गोल्ड फॉइल पर गिराया। और जब थिन गोल्ड फॉइल पर गिराया तो उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशंस नोट किए, यानी कि 3 इम्पोर्टेंट बातों को नोट किया। पहली बात तो ये है कि रदरफोर्ड ने ये ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारी रेज, यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स है, अल्फ़ा पार्टिकल कह लीजिए या अल्फ़ा रेज कह लीजिए, तो बहुत सारी अल्फ़ा पार्टिकल्स जब थिन गोल्ड फॉइल पर गिराए गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी अल्फ़ा रेज उस गोल्ड फॉइल से निकल के रदरफोर्ड ने अपने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग को परफॉर्म करने के लिए थिन गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया था और थिन गोल्ड फॉइल पर इन्होंने हाई स्पीड से मूव करते हुए अल्फ़ा पार्टिकल्स को थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर गिराया। और जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उन्होंने 3 इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस नोट किए थे। इन ऑब्जर्वेशंस को आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स, जिनको हम अल्फ़ा रेज बोलते हैं, ये किस प्रकार से थिन गोल्ड फॉइल पर गिर रहे हैं। और बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल क्यों किया था। ये एल्युमिनियम का भी मेटल यूज़ कर सकते थे अपने एक्सपेरिमेंट में। अगर वो एल्युमिनियम के मेटल को इस्तेमाल करते इस एक्सपेरिमेंट में तो उनको ऐसे रिज़ल्ट नहीं मिलते जो इनको गोल्ड फॉइल से मिले, क्योंकि गोल्ड फॉइल हाईली मेलेबल होता है। इट इज़ द मोस्ट मेलेबल एलिमेंट एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एलिमेंट। और इसी वजह से अपने एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का, थिन गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया। तो गोल्ड फॉइल बच्चों इतना ज़्यादा मेलेबल होता है कि वो 2-3 एटम्स तक स्ट्रेच हो सकता है। जब आप गोल्ड को स्ट्रेच करते हो तो इतना ज़्यादा वो स्ट्रेचेबल होता है, इतना ज़्यादा वो मेलेबल होता है कि वो 2-3 एटम तक की थिकनेस तक स्ट्रेच हो सकता है। और यही कारण है कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में थिन गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया। अगर वो अपने एक्सपेरिमेंट में
गोल्ड फॉयल की जगह कोई और मेटल का इस्तेमाल करते जैसे कि एल्यूमिनियम मेटल, तो वो एल्यूमिनियम मेटल इतना ज़्यादा थिन नहीं होता जितना कि गोल्ड फॉयल थिन होता है। और इसका कारण यह है कि एल्यूमिनियम इतना ज़्यादा मेलेबल नहीं होता और गोल्ड बहुत ज़्यादा मेलेबल एलिमेंट होता है। इट हैज़ गॉट हाईएस्ट मेलेबिलिटी। इट कैन बी स्ट्रेच्ड इवन अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 2-3 atoms. Gold is such a stretchable. Gold is such a malleable element that it could be stretched even up to a thickness of 1 or 2 atoms. And with such a highest malleability, alpha Rutherford, and with such a highest malleability, when alpha rays are allowed to fall on the gold foil, Rutherford has noticed 3 important remarkable observations in this experiment. तो बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस किए थे। पहले तो आप देख लीजिए इस पिक्चर से, आपको ये ऑब्जर्वेशंस को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। चलिए आप इस पिक्चर से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि अल्फ़ा रेज, यहाँ पर देखिए रदरफोर्ड ने 3 ऑब्जर्वेशंस क्या क्या नोटिस किए। पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि बहुत सारी अल्फ़ा रेज किसी भी डिफ्लेक्शन के आर पार निकल गई और कुछ ही अल्फ़ा रेज स्लाइट एंगल से या लार्ज एंगल से डिवेट होकर के निकल गई और बहुत कम, आई मीन टू से वेरी फ्यू, बहुत सारी अल्फ़ा रेज, लगभग 99.9% जो रेज है वो अल्फ़ा रेज किसी भी डेविएशन के सीधे निकल गई है ना। मोस्ट ऑफ द रेज वेंट पास्ट अनडिफ्लेक्टेड। ये तो उनका पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि कुछ रेज थोड़े एंगल से या ज़्यादा एंगल से डेविएट होकर के निकल गई। और तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि कुछ रेज, कुछ ही रेज, यानी कि हम कह सकते हैं 1 out of 20,000 रेज, ये क्या कर रहे हैं जैसे, और कुछ ही रेज यानी कि 1 out of 20,000 रेज डिड नॉट पास थ्रू द फॉइल एट ऑल बट सफर्ड अ लार्ज रिफ्लेक्शन। और कुछ ही रेज, लगभग 1 out of 20,000 अपने पाथ को रिबाउंड कर रही है, यानी कि अपने ही पाथ पर वापस आ रही है। टकराने के बाद एक पर्टिकुलर जगह पर टकरा रही है और वापस उसी पाथ पर वापस आ रही है, यानी कि 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। तो इन्होंने 3 ऑब्जर्वेशंस, ये 3 ऑब्जर्वेशंस नोट किए थे और रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन थे और इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे। तो बच्चों देखिए, आइए इन कंक्लूजन्स को देख लेते हैं। बच्चों जैसा कि इन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन नोट किया था कि बहुत सारी अल्फ़ा रेज, 99.9% अल्फ़ा रेज किसी डेविएशन के बिना निकल रही है, पार हो रही है। तो इस ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकाला कि गोल्ड फॉइल के अंदर बहुत सारा एटम गोल्ड फॉइल के अंदर बहुत सारा स्पेस, एक खाली स्पेस मौजूद होता है और इन स्पेस से अल्फ़ा रेज गुजर रही है और कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रही है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड का ये था कि जब ये अल्फ़ा रेज किसी पॉजिटिवली चार्ज रीजन से टकरा रही हैं तो उस पॉजिटिव चार्ज रीजन से टकराने के बाद अल्फ़ा रेज डेविएट हो रही है और यदि वो पॉजिटिव चार्ज रीजन के नज़दीक गिरती है तो लार्ज एंगल से डेविएट हो रही है और उस पॉजिटिव चार्ज रीजन से थोड़ा सा दूर गिरती है तो ये हल्का सा डेविएट होकर के निकल रही है अल्फ़ा रेज। उसके बाद उन्होंने एक और ऑब्जर्वेशन नोटिस किया था कि अल्फ़ा रेज 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसके लिए उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि एटम के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज रीजन होता है और पॉजिटिवली चार्ज रीजन पर अगर हम अल्फ़ा रेज गिराते हैं, अल्फ़ा रेज क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज रेज होती है और पॉजिटिवली चार्ज रेज अगर किसी पॉजिटिव चार्ज रीजन पर गिरती है तो रिपल्शन होने की वजह से वो अपने ही पाथ पर रिबाउंड कर जाएगी। इसका मतलब 180 डिग्री से वापस आ जाएगी। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में नोटिस किए थे।
इसके बाद इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर बच्चों रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल दिया, और ये न्यूक्लियर मॉडल ये बताता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी का जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो रदरफोर्ड को ही जाता है। और हम कह सकते हैं कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो न्यूक्लियर पार्ट होता है उसको रदरफोर्ड ने ही एक्सप्लेन किया था और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया था, और इसीलिए बहुत ही सॉलिड एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था। इससे पहले किसी ने भी एटम के लिए इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया था। तो बच्चों न्यूक्लियर मॉडल के हिसाब से एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज, डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल रीजन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस पर ही इंटायर मास जो होता है ये केंद्रित होता है, फोकस्ड होता है। इंटायर मास ऑफ द एटम इज फोकस्ड, इज कन्फाइंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन, यानी कि न्यूक्लियस में। और उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। और रदरफोर्ड ने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन्स इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। और क्यों रिवॉल्व करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये काफ़ी हल्के पार्टिकल्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व करते हैं। इसके बाद उन्होंने एक और पॉइंट दिया कि जो न्यूक्लियस की साइज़ होती है ये बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द एटम। यानी कि पूरे एटम की अपेक्षा न्यूक्लियस की साइज़ बहुत छोटी होती है। तो ये तो कुछ पोस्टुलेट्स थे रदरफोर्ड मॉडल के, परंतु बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ कि रदरफोर्ड की थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, ड्रॉबैक्स हैं। तो चलिए इन ड्रॉबैक्स को भी हम देख लेते हैं। बच्चों रदरफोर्ड की थ्योरी में किसी भी तरह से कोई कमी, अगर हम बच्चों रदरफोर्ड की थ्योरी में ड्रॉबैक्स देखते हैं तो हमको ये समझ में आएगा कि रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। मतलब रदरफोर्ड ने एटम के अंदर के सेंट्रल पार्ट के बारे में तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी, यानी कि न्यूक्लियर रीजन के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने न्यूक्लियस की उन्होंने डिस्कवरी भी की। परंतु न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को ठीक तरह से बता नहीं पाए, और हम कह सकते हैं कि एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड की थ्योरी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बच्चों इसका कारण ये था कि मैक्सवेल क्लार्क एक वैज्ञानिक था जिन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, कोई भी अपोजिट इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं, मैक्सवेल क्लार्क ने बताया था कि जब कभी भी दो अपोजिट चार्ज के पार्टिकल रिलेटिव मोशन करते हैं तो उनकी एनर्जी लूज़ होती है। और एटम के अंदर भी कुछ इसी तरह का हो रहा है। एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ घूमता है तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसकी एनर्जी लूज़ हो जाएगी। और जब एनर्जी लूज़ हो जाएगी, और एनर्जी जब लूज़ हो जाएगी तो हर एक टर्न के बाद एक एटम का जो पाथ होगा वो स्पाइरल पाथ हो जाएगा, सर्कुलर पाथ में रह करके, और अल्टीमेटली हर एक टर्न के साथ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा और अल्टीमेटली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, देयरबाय मेकिंग द एटम अनस्टेबल। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग एटम स्टेबल ही नहीं रह सकता। तो बच्चों ये कुछ ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड की थ्योरी के। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।